Good morning, students. What a wonderful morning it is. Such a pleasant weather, such a cool breeze it is. बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है. And I hope you are studying well in your homes. And I hope you all are safe in your homes. तो yesterday बेटा we have started confusing verb forms. हमने कल start किया था ये. उसमें हमने एक verb form किया था lie का और lay का. तो I hope you have understood that. Today again I am continuing with the confusing verb forms. ले और लाई के बाद द नेक्स्ट वर्ब फॉर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स की सीरीज में फर्स्ट वर्ब फॉर्म वी डिड ऑफ लाई एंड ले. द सेकंड वर्ब फॉर्म इज राइज एंड रेज. नाउ राइज एंड रेज दोनों का पहले मीनिंग समझ लीजिए. राइज का मतलब होता है बढ़ना या उठना, या एक और मतलब उगना. ठीक है, ऊपर उठना या सिंपल में उगना. क्लियर. रेस का मतलब होता है बढ़ाना या उठाना. दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. राइज का मीनिंग बढ़ना उठना, जिसे कभी कभी आप उगना करके भी यूज करते हो. रेस का मतलब है बढ़ाना उठाना. नाउ सी, अगर राइज यूज हो रहा है, हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. नाउ सी, सूरज पूरब में उगता है. सूरज पूरब में उगता है. द वाटर लेवल राइजेज इन द मॉनसून. मॉनसून के सीजन में वाटर लेवल बढ़ जाता है. राइजेज. क्लियर. इस राइज का V2 फॉर्म है रोज. अब इसको रोज फ्लावर मत ले जाना. रोज फ्लावर नाउन. दिस इज अ रोज फ्लावर. नाउ दिस इज रोज, वर्ब है ये. V2 फॉर्म है राइज का. क्लियर. अब रोज V2 फॉर्म, राइजन V3 फॉर्म. क्लियर. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं तीनों पर. क्लियर. नाउ द वाटर लेवल राइजेस इन द मॉनसून. ओके. The water level rose due to monsoon. The water level has risen due to monsoon. तो तीनों वर्ब फॉर्म्स हमने यूज किए. अब ये राइज, रोज, राइजन बढ़ने के लिए, बढ़ गया. अब अगर मैं बोल रही हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट मीन्स सूरज पूरब में उगता है. ओके. अब राइजेज अगर हम सूरज के उगने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते. बिकॉज मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बताया था रूल में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो अनचेंज्ड हैं, जो कभी चेंज नहीं होते. डेली सूरज उगता है, डेली. कल उगेगा या कल उगा था, डेली उगता है. ओके. नाउ सी, रेज. ये रेज मतलब बढ़ाना. द स्टूडेंट रेज हिज वॉइस. स्टूडेंट ने अपनी आवाज बढ़ाई. स्टूडेंट रेज मेनी क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स ने मैनी क्वेश्चंस उठाए. ओके. गवर्नमेंट हैज रेज्ड द टैक्स इश्यू. गवर्नमेंट ने टैक्स इश्यू को उठाया. या अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट हैज रेज्ड द सैलरीज. गवर्नमेंट ने सैलरीज बढ़ा दी. तो रेज मतलब बढ़ाना या उठाना. अब इस रेज का V2 फॉर्म है रेज्ड, अगेन V3 फॉर्म है रेज्ड. तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस एंड दिस. अब सेंटेंस में एरर कैसा आएगा? लेट्स चेक. नाउ सी, ड्यूरिंग फ्लड द वाटर लेवल राइजेस और रेजेस. अब आपके ऊपर ही चार्ट है, बताइए क्या होगा. ड्यूरिंग फ्लड, बाढ़ के टाइम पे वाटर लेवल बढ़ जाता है या बढ़ा दिया जाता है? बढ़ जाता है या बढ़ा दिया जाता है. सी, राइज मतलब बढ़ना, रेज मतलब बढ़ाना. तो वाटर लेवल राइजेस. क्लियर. नाउ सी, the water level rose या raised another 2 feet. water level 2 feet और बढ़ गया था. 2 feet और बढ़ गया था. बात किसकी हो रही है? water level. now raised की rose, ये raise मतलब बढ़ाना. raise मतलब बढ़ाना या उठाना. हम बात कर रहे हैं water level बढ़ गया था. तो answer is rose. now check out. the RBI has raised या rose interest rate. RBI ने ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं या बढ़ दी हैं? बढ़ा दी हैं या बढ़ गई हैं?
RBI. What do you mean by RBI? Reserve Bank of India. The highest bank of India, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India has the power to issue currency. Okay. Now RBI ने इंटरेस्ट की रेट बढ़ा दी है या बढ़ गई है? बढ़ा दी है. तो बढ़ाने के लिए रेज का पास्ट फॉर्म रेज्ड. ये रोज पानी का लेवल बढ़ा, उसके लिए, बढ़ने के लिए. यहां पर अगर मैं बोलूं हिज वॉइस रोज या रेज्ड, उसकी आवाज बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है? हिज वॉइस रोज, उसकी आवाज बढ़ गई है. ओके, नाउ सी, सम ऑफ द एम्प्लॉयज आस्क्ड फॉर सैलरी रेज या राइज. कुछ एम्प्लॉयज ने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की, तो बढ़ाने के लिए रेज. नाउ दिस इज okay, one more. The sun rises in the east or rises in the east? Easy one, rises in the east. तो समझ में आया rise और raise और rose और raised का difference? बेटा this is very important because in confusing verb forms पे भी errors आते हैं. No matter tense ठीक होगा sentence का, but अगर ये spelling में difference कर दिया तो उनका meaning ही change हो जाएगा. तो that means अगर rise की जगह raise लगा दिया तो meaning ही गलत हो जाएगा. So you must know the difference between the two and the usage of both the verb forms in different aspects. Okay, now we move forward to the next. So student, what is the difference between these two words? This hang means लटकाना. लटकाना means अगर हम बोले फांसी पे लटकाना तो टांगना नहीं. This hang especially means फांसी पर लटकाना. Okay, कई बार नॉर्मल चीजों में लटकाने के लिए यूज होता है. एंड दिस हैंग मीन्स टांगना. आप कोई पेंटिंग टांग रहे हो, आप कपड़े टांग रहे हो हैंगर पे, आप कोई लैंप टांग रहे हो, तो उसके लिए टांगना. बट दिस हैंग मीन्स लटकाना. तो जब फांसी पे लटकाने की बात हो रही है या कुछ लटकने की बात हो रही है तो दैट मीन्स हैंग. अगर हम एक नॉर्मल वर्ड यूज करें वॉल हैंगिंग. वॉल हैंगिंग मीन्स दीवार पे लटकने वाली. वॉल हैंगिंग. ओके, नाउ अगर हैंग का मीनिंग लटकना आ रहा है तो उसका V2 फॉर्म होगा हैंग्ड और V3 फॉर्म होगा हैंग्ड. इसको याद कैसे रखेंगे? कोर्ट में सुना है जब जज ऑर्डर देता है द प्रिजनर मस्ट बी हैंग्ड टिल डेथ. प्रिजनर को मरते तक फांसी पर लटकाया जाए. फांसी पर लटकाया जाए. ओके, नाउ the wall painting is hanging on the wall. Wall painting wall पर लटक रही है. Hanging. Now see, ये hang means टांगना. hung. अब अगर टांगने के लिए यूज हुआ है तो वो hung होगा. टांगने के लिए hung, पर लटकाने के लिए यूज हुआ है तो वो hang. Check out the sentence. She hanged or hung the lamp. उसने लैंप को टांग दिया कि लटका दिया? hung. टांग दिया. ओके, दैट मीन्स वॉल पे टांग दिया उसको. नाउ द प्रिजनर हैज बीन हंग या हैंग. प्रिजनर को फांसी पर लटका दिया गया है. दिस इज हैंग. जब भी फांसी की बात होगी तो हंग कभी भी नहीं आएगा. तब हमेशा हमेशा हैंग या हैंग्ड आएगा. उसके अलावा कुछ लटका रहे हैं आप तो हैंग, हंग, हंग. नाउ सी, शी हंग और हैंग हर फेस इन द शेम. उसने अपना चेहरा शर्म से उतार लिया. जैसे हम बोलते हैं कि इसका मुंह लटक गया, इसकी शक्ल लटक गई. लटक गई मीन्स चेहरा उतार लेना. तो जब हम बोल रहे हैं चेहरा उतार लिया दैट मीन्स हैंग. चेहरा टांग नहीं लिया, चेहरा नीचे लटका लिया, चेहरा उतार लिया. तो आंसर इज हैंग. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस हैंग, हैंग और हैंग और हंग. दिस इज स्पेशली फॉर लटकाना, फांसी पर लटका देना. Okay, we found Sushant Singh Rajput hanging on the fan. अभी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की आप नोट्स की आप पूरी न्यूज सुन रहे होंगे. तो सुशांत फांसी पर लटकता हुआ पंखे के साथ मिला तो हैंग. He hanged himself with the fan. उसने अपने आप को पंखे के साथ लटका लिया, टांगा नहीं. अब डिफरेंस समझ में आया? तो सुशांत सिंह राजपूत hanged himself with the fan and committed suicide. तो अपने आप को पंखे से लटका लिया.
Clear? I hope this is clear. Now the next one. Now see, fly, flew, flown, flow, flowed, flowed, overflow, overflowed, overflowed. दोनों का मीनिंग क्या है? This fly means उड़ना. Birds fly in the sky, उड़ना. This flow means बहना. This flow means बहना. Overflow means लिमिट के ऊपर बहना. लिमिट के ऊपर बहना. ये दोनों मिलते जुलते हैं. फ्लो मीन्स बहना, ओवरफ्लो मीन्स एक लेवल के ऊपर बहना. डिफरेंस इन दोनों का समझो. अगर फ्लाई उड़ने के लिए यूज हो रहा है, फ्लाई का मीनिंग ही उड़ना है, तो उसका V2 होगा फ्लू और V3 होगा फ्लोन. फ्लोड नहीं, याद रखना. क्लियर ना? अगर बहने के लिए यूज करना है तो हम यूज करेंगे वर्ड फ्लो. फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का बहाव. फ्लो ऑफ द वाटर इज लेस, पानी का बहाव कम है. फ्लो ऑफ द वाटर इज स्ट्रॉन्ग, पानी का बहाव तेज है. तो बहाव के लिए फ्लो. ओके, अब फ्लो बहना के लिए, अब इसके लिए V2 है फ्लोड और V3 है फ्लोड. मीनिंग समझ में आया दोनों का ना? ओवरफ्लो मीन्स एक लेवल से ऊपर बहना. ओवरफ्लो, ओवर एक प्रेपोजिशन ऊपर, फ्लो मीन्स बहना. तो प्रेपोजिशन ओवर मतलब है ऊपर, तो लेवल के ऊपर बहना ना. यहाँ पर फ्लो है, यहाँ पर भी फ्लो है. यहाँ फ्लोड हो गया तो यहाँ पर भी फ्लोड हो गया. यहाँ फ्लोड है तो यहाँ पर भी फ्लोड है. इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मेन कंफ्यूजन होता है इन दोनों में. फ्लाई का V2 फ्लो कभी भी नहीं होगा और फ्लो का फ्लोन नहीं होगा. कंफ्यूजन क्या होता है? ये फ्लोन है तो कई बार इसके साथ यूज कर लेते हैं ये. दैट इज एन एरर. Okay, now see, the rivers have overflowed or overflown the banks. Now ये banks मतलब लोन देने वाला बैंक नहीं. banks मतलब किनारा. river की बात हो रही है और बैंक की बात हो रही है, तो bank of the river. Okay, तो rivers बैंक से overflow कर रही हैं, मतलब किनारे के ऊपर बह रही हैं. See, overflow ऊपर बहना. अब यहाँ पर ओवरफ्लोड आएगा या ओवरफ्लोन आएगा? फ्लोन उड़ने के लिए यूज होता है, तो यहाँ ओवरफ्लोन गलत है. करेक्ट इज दिस. नाउ यू गॉट व्हिच टाइप ऑफ एरर विल कम्स बेस्ड ऑन दिस. तो ओवरफ्लोन इज द रॉन्ग वर्ड. बहने के लिए हम यूज कर रहे हैं फ्लोड, तो ओवरफ्लोड मीन्स ऊपर बह रहा है. नाउ सी, द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे और फ्लोड अवे. बर्ड्स उड़ गई हैं, उड़ने के लिए फ्लोन, फ्लोड है बहने के लिए, तो आंसर इज फ्लोन. आई होप फ्लाई और फ्लो का मीनिंग क्लियर हो गया. अब यहाँ फ्लाई, यहाँ फ्लो है, फ्लू गलत है. यहाँ पर फ्लू इज रॉन्ग. फ्लो मीन्स बहना, फ्लू मीन्स उड़ना. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द रूल्स. हमने कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स कर लिए हैं. कंफ्यूजिंग वर्ब फॉर्म्स के बाद अगेन बैक टू द रूल. टुडे आई विल कंप्लीट द रूल सेगमेंट. इसके बाद विल डू द प्रैक्टिस सेट ऑफ एरर्स ऑन टेंस. तो जल्दी से रूल्स कंप्लीट करते हैं. कम ऑन. नाउ व्हेन टू एक्शंस आर टू बी टेकन प्लेस ऑन सम फ्यूचर टाइम. नाउ बेटा अगेन एन इंपॉर्टेंट रूल. इससे हम पहले हमने दो एक्शन किए हैं वाला रूल, जिसमें पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट. अब हम बात कर रहे हैं जब दो एक्शन फ्यूचर टाइम में हो रहे हैं. फ्यूचर टाइम में जब दो एक्शन हो रहे हैं, तो जो पहला वाला एक्शन है, पहला वाला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट. दैट मीन्स फर्स्ट एक्शन, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसके साथ होगा विल हैव. ओके, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसके साथ होगा प्रेजेंट सिंपल. सेकेंड एक्शन के लिए V1. क्लियर? फर्स्ट एक्शन के लिए विल हैव, जो बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए V1. सो दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. नाउ चेक आउट द एग्जांपल. द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट. will have left. That means will have plus V3. That means future perfect tense. The class before the teacher comes. Now this is V1. अब
अब देखो दोनों में से क्या पहले हुआ है। यहाँ पे आपको एक हिंट जरूर दे दी है, बिफोर दे दी है ताकि आपको समझ में आए। कई बार बिना बिफोर के भी यूज होगा बट आपको समझना पड़ेगा। ओके, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। पहले क्या होगा, पहले स्टूडेंट्स जा चुके होंगे, बाद में टीचर आएगी। बिफोर दिया है मतलब ये काम पहले हुआ है। हम भी तो वही कह रहे हैं, जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ विल हैव। स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट क्लास से जा चुके होंगे टीचर के आने से पहले। तो पहले क्या हुआ है, पहले स्टूडेंट्स जा चुके होंगे फिर टीचर आएगी। ओके, नाउ वन मोर, द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड, सी विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट एंड दिस इज V1। क्लियर? तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट, जो बाद में हुआ है उसके साथ V1। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना। दो रूल जो मिलते जुलते हैं। अगेन आई एम रिकॉलिंग, अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस V3। जो एक्शन बाद में हुआ है उसके साथ सिंपल पास्ट मतलब V2। अब कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं, कोई दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं, तो जो एक्शन फ्यूचर में पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट और जो बाद में होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल। नाउ सी फ्यूचर परफेक्ट और कहां कहां यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट हम अगर कोई बात अज्यूम कर रहे हैं, प्री अज्यूम मीन्स अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर इज नेवर नोन। फ्यूचर किसी को नहीं पता कल क्या होगा। When this lockdown will be completed, when this lockdown will be over, when I will meet you, कुछ नहीं पता, बट हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, हम एक अज्यूम तो कर सकते हैं। प्री अज्यूम मीन्स पहले से अंदाजा लगा रहे हैं। तो प्रिज्यूम करना कि अनदर पर्सन हैड द नॉलेज ऑफ दैट इंसिडेंट। एक और प्रिज्यूम करना कि सामने वाले को कुछ पता है, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। ओके, और द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। दो चीजों के लिए फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है। एक कि सामने वाले को कुछ पता हो सकता है, उसको नॉलेज हो सकती है। दूसरा, कुछ एक्शन कंप्लीट पहले से ही हो चुका है। कैसे? चेकआउट, यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको मदर टेरेसा के बारे में पता तो होगा ही ना। दैट मीन्स उसे पता है नहीं पता वो जाने, बट हम क्या सोच रहे हैं कि उसको पता होगा ही, उसको नॉलेज होगी ही। नाउ सी यू विल हैव हर्ड, दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट। तो अगर आपको किसी के बारे में कुछ अंदाजा लगाना है तो आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि उसको पता होगा, कंफर्म नहीं है कि पता है या नहीं है, बट आप सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हो सकता है उसको पता ही होगा। तो यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा। नाउ सी ही विल हैव रीड द न्यूज़पेपर सो फार। अगेन अंदाजा लगाने के लिए, अभी तक तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा। विल हैव रेड, अभी तक, सो फार मतलब अभी तक तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा। अब उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये कंफर्म नहीं है, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट अज्यूमिंग। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये काम हो ही चुका होगा, ये उसको पता ही होगा। तो जब हम अंदाजा लगाते हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। जो कंफर्म नहीं है, हमने पता नहीं है वो हुआ है या नहीं, बट हम वो अंदाजा लगा रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नाउ हमने जो रूल अभी तक किए हैं, चेक आउट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस। देयर आर 4 सेंटेंस, और जो हमने अभी तक टेंस किए हैं उस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन। तो लेट्स चेक इट आउट। आदर्श होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट his higher education. Now, आदर्श hopes to become an officer. आदर्श उम्मीद करता है एक ऑफिसर बनने की। कब? After he complete his higher education. जब वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा। Now, check out the answer. बताइए किस पार्ट में एरर है, then I'll tell you the answer. पढ़िए सेंटेंस 2 बार, तब आपको समझ में आएगा। जितने रूल्स हमने अभी तक किए हैं उसी रूल्स में से हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटेंस को देखें, सी सेंटेंस में
hopes to become after he complete. Now ये complete present tense, present tense. Okay, अब देखिए एरर कहां पर है, यहां पर he सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S या V1 में ES लगता है, ये हमने बहुत बार किया है ना। यहाँ पर आदर्श होप्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट S, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर एन ऑफिसर आफ्टर ही, अब मैंने आपको बताया है बॉय प्लेस, रिमेम्बर दिस, बॉय प्लेस, अगर बॉय की जगह ही है तो ही के साथ भी प्लेस ही आएगा, ही के साथ भी प्लेस ही आएगा। सी यहाँ पर ही कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, कंप्लीट की जगह कंप्लीट्स, कंप्लीट की जगह कंप्लीट्स। ओके, सी पूरा सेंटेंस पढ़ना है, बहुत छोटी छोटी चीजों को देखना है। अब यहाँ पर टेंस का एरर है, टेंस का एरर कैसा है, हमने बार बार किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S या ES, यहाँ पर सिर्फ कंप्लीट दिया है। अब आपको जब एग्जाम में स्पॉटिंग द एरर में सेंटेंस आएंगे, बेटा आपको करेक्ट नहीं करना है, आपको ये बताना है कौन से पार्ट में गलती है, ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है या कोई गलती नहीं है, तो नो एरर। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि बी पार्ट में गलती है। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस हैव फाउंड हु दे बिलीव द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस। पुलिस को वो मिल गया है जो उन्हें लगता है कि मर्डरर होगा या प्राइम सस्पेक्ट जिस पे शक कर रहे हैं। द पुलिस हैव फाउंड, ना फाउंड यहाँ पर, हैव फाउंड यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, यहाँ पर ये हैव फाउंड, पुलिस को वो मिल गया था, हैव फाउंड, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर बिलीव नहीं चाहिए, यहाँ पर पास्ट टेंस चाहिए, बिलीव्ड, बिकॉज यहाँ पर फाउंड पास्ट टेंस में है, ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट वाला नहीं है। पुलिस को वो इंसान मिल गया था, उन्होंने ढूंढ लिया था। ओके, तो यहाँ पास्ट टेंस है तो वहां पर भी पास्ट टेंस चाहिए, तो एरर इज इन अगेन बी पार्ट। ओके, नाउ सी, नाउअडेज ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। नाउ सी, जो हमने ऊपर किया ही के साथ एस आना चाहिए, ही के साथ ES आया, एस या ES दोनों में से कुछ भी, तो दिस इज करेक्ट, यहाँ पे तो ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश, इज दिस फ्रेज करेक्ट, टीचर ऑफ इंग्लिश, यस। इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी ऐसा नहीं बोलते इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, दिस इज रॉन्ग। अभी तक अगर आप ऐसा बोल रहे थे तो दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट वे इज टू से टीचर ऑफ मैथ्स, टीचर ऑफ इंग्लिश, सो दिस इज करेक्ट, इसको हमेशा याद रखना, ये गलत नहीं है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। ओके, द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन, हैज प्लस V3 फॉर अ मंथ्स लीव, टीचर ऑफ इंग्लिश एक महीने की छुट्टी के लिए चली गई है, तो वो आजकल इंग्लिश पढ़ा रहा है कि पढ़ाता है, क्योंकि टीचर ऑफ इंग्लिश एक महीने की छुट्टी पे चली गई है, आजकल वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। टीचेस वर्ब फॉर्म यूज नहीं होगा, यहां होगा ही इज टीचिंग, यहां होगा ही इज टीचिंग, बिकॉज वहां पर प्रोसेस चालू है, एक दिन के लिए तो नहीं पढ़ा है उसने, अभी भी पढ़ा रहा है, कितने टाइम तक पढ़ाएगा, एक महीने के लिए, तो ही इज टीचिंग इंग्लिश बिकॉज टीचर ऑफ इंग्लिश एक महीने की छुट्टी पे चली गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई विल लेट यू नो एज आई विल गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। नाउ सी, आई विल, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है, I will let you know as soon as I will get, again simple future। ये रूल है बेटा, एक सेंटेंस में दो will नहीं आएंगे। ओके, I will let you know as soon as, this is टाइमिंग वर्ड, टाइमिंग वर्ड के साथ दो will नहीं आएंगे, नॉर्मल आ सकते हैं, I will come and he will go, मैं आऊंगी और वो जाएगा, बट यहाँ पे कंडीशनल टाइमिंग क्लॉज दे रहे हैं, as soon as,
जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तो यहाँ पर दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं, अगर एज अ टाइमिंग वर्ड दिया गया है तो दो फ्यूचर एक साथ नहीं, तो ये तो ठीक है, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगी जैसे ही मुझे पता चलता है। जैसे ही मुझे पता चलेगा नहीं, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगी। तो आई गेट, गॉट, गेट, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट। अब इस रूल को कैसे लिखोगे कि अगर सेंटेंस में एक टेंस सिंपल फ्यूचर है तो दूसरा वाला हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इन वन सेंटेंस one tense is simple future, the other will be simple present only. ये ऐसा रूल अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके, आई लेट यू नो many sentences based on this. इसके बाद मैं आपको फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट पे बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि ये वाला रूल, स्पेशली ये रूल क्लियर हो जाए। बट आई होप आपको ये 4 सेंटेंसेस क्लियर हैं, ये आपके एग्जाम में से ही आए हुए सेंटेंस हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे सेंटेंस इजिली बार बार रूल्स की प्रैक्टिस करके इजिली आ जाएंगे। ओके, नाउ आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस ऑन दिस रूल। सो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी लास्ट सेंटेंस में रूल किया कि एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आएगा अगर टाइम क्लॉज दिया है और कंडीशनल क्लॉज, दोनों में से कोई भी एक दिया है, तो उससे रिलेटेड रूल क्या है? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का रूल है। सिंपल प्रेजेंट मींस V1, सिंपल फ्यूचर मींस विल या शॉल प्लस V1। अब दोनों एक साथ लगेंगे एक सेंटेंस में, पर किस डील पर या किस शर्त पर? सी, अगर सेंटेंस में टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज लगा है तो ही, टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज लगा है तो ही एक सेंटेंस में एक वर्ब सिंपल फ्यूचर होगा और दूसरा सिंपल प्रेजेंट होगा। ओके, अब यहां से 2 बातें होती हैं कि पहली बात तो मैम टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज कौन से होंगे, दूसरी बात कौन से वर्ब में सिंपल फ्यूचर लगेगा और कौन से में सिंपल प्रेजेंट लगेगा। तो चेक इट आउट। जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिले, जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिले, इफ मतलब कंडीशन, अगर, इफ मतलब कंडीशन, व्हेन मतलब टाइम, व्हेनेवर अगेन टाइम, आफ्टर टाइम, बिफोर टाइम, अंटिल टाइम, ये सारे वर्ड्स टाइम। व्हेन मतलब कब आओगे, व्हेन यू विल कम, तुम कब आओगे, टाइम बताओ। व्हेनेवर तुम जब आओगे, टाइम बताओ। आफ्टर तुम्हारे बाद में आऊंगा, टाइम। बिफोर तुम्हारे पहले में आऊंगा, टाइम। अंटिल जब तक तुम नहीं आओगे, अगेन टाइम। नाउ सी, अनलेस कंडीशंस के लिए, अगर, अनलेस यू विल स्टडी यू विल फेल, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। नाउ प्रोवाइडेड का मतलब भी बशर्ते मतलब अगर, प्रोवाइडेड मतलब इफ, दैट मीन्स कंडीशन। इन केस मतलब कंडीशन, इन केस ही विल कम, अगर वो आया तो। नाउ एज सून एज मीन्स जैसे ही। हमने अभी जो लास्ट सेंटेंस किया था उसमें क्या लगा था बेटा? एज सून एज लगा था, इसी डील के ऊपर था सेंटेंस। नाउ टिल अगेन टाइम के लिए। सो ऑल दीज फ्रेजेस आर टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज फ्रेज। ओके, ये चीज क्लियर हुई। तो अगर सेंटेंस में इसमें से कोई भी एक भी लगा हो तो रूल ये है कि एक वर्ब सिंपल प्रेजेंट होगा और दूसरा वर्ब सिंपल फ्यूचर होगा। यहां तक समझ में आया? अब प्रॉब्लम आएगी आपको कि कौन से वर्ब में सिंपल फ्यूचर या कौन से वर्ब में सिंपल प्रेजेंट। अब ध्यान से सुनिए, जो भी वर्ब इनके बाद लगा होगा, जो भी वर्ब इन क्लॉसेस के बाद आएगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। हमने अभी किया था एज सून एज आई गेट, आई विल गेट नहीं। तो जो भी वर्ब इन क्लॉजेस के बाद यूज होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। बेटा जैसा मैं समझा रही हूं वैसा ही आप नोट्स में लिखना, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग मेक अ सेंटेंस एंड राइट इट डाउन। जिस तरह आपको समझ में आएगा लिखा हुआ वैसा लिखो।
बिकॉज वीडियोस बार बार देखोगे वेल एंड गुड, लेकिन जब बुक में से रिवाइज करना है तो वीडियोस ढूंढना ना पड़े, आप बुक में से पेजेस टर्न करके देख सकते हो। ओके ना, अगर जो भी वर्ब इन क्लॉजेस के बाद होगा वो कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट, और इनसे पहले होगा तो वो होगा सिंपल फ्यूचर। ओके, नाउ सी टू सेंटेंसेस। आई विल कम, नाउ यहां पर सिंपल फ्यूचर, एंड ही विल गो, सिंपल फ्यूचर यहां लगा है एंड। मैं आऊंगी और वो जाएगा, मैं आऊंगी और वो जाएगा, दो विल लगे हैं सेंटेंस में, तो क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है, बिकॉज यहां एंड लगा है। एंड दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है, इनमें से तो कुछ नहीं लगा। अगर इनमें से कुछ लगा होता तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट होता। क्लियर? चेक आउट दिस, चेक आउट दिस। इफ, यहां हमारा इफ लगा है, वही इफ यहां लग गया। इफ आई विल कम ही विल गो, इफ आई विल कम ही विल गो। मैंने आपको ये बताया है जब भी ये क्लॉज लगेगा इसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर, तो दोनों में से गलती कहां है? दोनों में से गलती यहां पर है। यहां विल कम नहीं होगा, यहां होगा इफ आई कम, आई के साथ V1, V1 प्लस S नहीं। कंडीशनल क्लॉज हो या टाइमिंग क्लॉज हो, उसके बाद आने वाला वर्ब सिंपल प्रेजेंट होता है। अगर कंडीशनल क्लॉज है और एक वर्ब सिंपल फ्यूचर है तो ओके, तो क्या हो जाएगा? इफ आई कम ही विल गो, अगर मैं आती हूं तो वो चला जाएगा। ओके, सी द नेक्स्ट। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, सिंपल फ्यूचर। इन केस, नाउ सी, यहां पर इन केस है, ये है इन केस। इन केस, अब इन केस कंडीशनल क्लॉज हो गया, इसके बाद आने वाला वर्ब कौन सा है? जल्दी बताइए। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट, तो इट विल रेन नहीं, यहां पे आएगा इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स। नाउ सी, आई विल वेट, मैं वेट करूंगी। टिल, कब तक? जब तक। टिल, यहां पर टिल दिया है, टिल कंडीशनल क्लॉज, टाइमिंग क्लॉज, इसके बाद हमें क्या चाहिए? सिंपल प्रेजेंट, तो विल कम नहीं, टिल ही कम्स, टिल ही कम्स। सो स्टूडेंट, जो हमने अभी तक किया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर पे, आई हैव रिटन द लास्ट टू सेंटेंसेस ऑन अ न्यू स्क्रीन सो दैट आप अपने आप को एनालाइज कर पाए। हमने इससे पहले वाले शॉट में देखा कि ऊपर पूरे टाइमिंग क्लॉज लिखे थे, तो आप वहीं के वहीं चेकआउट करते जा रहे थे। अब बताइए, जब आपके टाइमिंग क्लॉज सामने नहीं लिखे तो क्या आपको वो रूल याद है? चेक आउट दिस, अनलेस यू वर्क। नाउ अनलेस कंडीशनल, मैंने आपको बताया था अनलेस कंडीशनल है, कंडीशनल क्लॉज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 रहता है। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, तो जब तक तुम काम नहीं करते हो तुम सक्सीड नहीं कर सकते। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ओके, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इसके बाद V1 आ रहा है और वहां पर सिंपल फ्यूचर है नेगेटिव फॉर्म में, यू विल सक्सीड, you will not succeed. This is the negative form of simple future tense. So this sentence is correct. अब check out this sentence. You will succeed provided. Provided means if. Provided means अगर. Provided you will work hard. Error कहाँ है? Error कहाँ है? You will succeed. यहाँ पे simple future है, ये correct है। हमारा rule है कंडीशनल क्लॉज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ यू विल वर्क नहीं, यहाँ आएगा यू वर्क। दिस इज रॉन्ग, यू वर्क हार्ड। ओके, नाउ सी, अब ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आया हुआ है इसी रूल के ऊपर। सेंटेंस में सी, यहाँ पर 3 पार्ट है, ये ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पर नो एरर। ये एग्जाम में आया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा गलती कंडीशनल क्लॉज के बाद ही मिलेगी, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि सेंटेंस में 2 टेंस है, एक सिंपल फ्यूचर होगा, एक सिंपल प्रेजेंट होगा। कंडीशनल क्लॉज के बाद वाला वर्ब सिंपल प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ सी, अनलेस एड अराइव्स। नाउ यहाँ अनलेस दिया है, कंडीशनल क्लॉज है, अनलेस दिया है, यू वर्क V1, यहाँ पर V1। एड मतलब हेल्प, एड का मतलब हेल्प,
फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट हेल्प। तो जब तक मदद आती है, अगले कुछ हफ्तों में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे होंगे। स्टार्विंग मतलब भूख से मरना। नाउ सी, अनलेस एड अराइज, तो ये तो ठीक है। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अनलेस के बाद ये क्लियर है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ टाइम के बाद। ना यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या बता रहा है आपको? टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है। यहाँ पे अनलेस दे दिया है तो यहाँ कंडीशनल क्लॉज यहाँ आ गया है, इसके बाद V1 लग गया है, करेक्ट। थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, दैट मीन्स अगर एक सिंपल प्रेजेंट है, अनलेस लगाने के बाद सिंपल प्रेजेंट्स है, तो यहाँ पर यू, थाउजेंड्स आर नहीं, थाउजेंड्स विल बी स्टार्विंग। एरर इज इन सी पार्ट। तो आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। यहाँ रूल ये वाला सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का रूल क्लियर हो गया होगा। आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स ताकि ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बट व्हाई आई एम गिविंग सो मच टाइम टू दिस रूल पर्टिकुलरली? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंसेस कम ऑन दिस रूल ओनली। तो आपको ये सेंटेंस के लिए ये रूल याद रखना पड़ेगा। ये सेंटेंस कंप्लीशन में भी आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है और स्पॉटिंग द एरर में भी आता है। तो ये रूल हमेशा याद रखना। नाउ आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस रूल ओनली।